सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वैज्ञानिक उत्खनन 1921 में किस स्थल पर हुआ था? सही विकल्प है विकल्प सी हड़प्पा। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विद्वान दया राम साहनी ने पंजाब प्रांत अब पाकिस्तान के हड़प्पा गांव में खुदाई कर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम अवशेष खोजे। हड़प्पा से मिली ईंटों, मोहरों और मृत भांडों ने एक समृद्ध नगरीय संस्कृति के प्रमाण दिए। अगले वर्ष मोहनजोदड़ो सहित अन्य स्थलों की खोज हुई, परंतु हड़प्पा में हुई शुरुआती खुदाई के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए पहला उत्खनन स्थल हड़प्पा ही माना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी? सही विकल्प है विकल्प डी मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। कारतूसों में गाय सूअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात और अंग्रेज अफसरों का कठोर व्यवहार उनकी नाराजगी का कारण बना। मेरठ से उठी ये चिंगारी तेजी से दिल्ली पहुंची, जहां बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया गया। इसके बाद कानपुर, झांसी, अवध सहित अन्य स्थानों पर भी विद्रोह फैल गया, इसलिए मेरठ को इस संग्राम का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? सही विकल्प है विकल्प डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए गवर्नर जनरल का नया पद सृजित किया। इस पद पर सबसे पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। उन्होंने 1773-1785 के बीच शासन किया और कलकत्ता को प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। हेस्टिंग्स ने राजस्व व्यवस्था सुधारने, न्यायालय स्थापित करने और भारतीय शासकों से कूटनीतिक समझौते करने जैसे कदम उठाए। उनके कार्यकाल ने ब्रिटिश शासन के केंद्रीयकरण की नींव रखी और आगे के गवर्नरों के लिए कार्यप्रणाली तय की। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? सही विकल्प है विकल्प बी भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में करो या मरो का नारा दिया। ये नारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का संकेत था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से तुरंत हटने के लिए मजबूर करना था। आंदोलन ने देश भर में बड़े पैमाने पर रैलियां, हड़तालें और विरोध प्रदर्शन पैदा किए। यद्यपि अंग्रेज सरकार ने इसे कुचलने के लिए कड़ा दमन किया, फिर भी इसने स्वतंत्रता की मांग को नई ऊर्जा दी और अंततः 1947 में भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? सही विकल्प है विकल्प ए कलिंग का युद्ध। ईसा पूर्व 261 में लड़ा गया कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। भारी रक्तपात और जनहानि देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। युद्ध के बाद उसने अहिंसा, दया और नैतिक शासन की नीति अपनाते हुए बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक ने धम्म के संदेश को पूरे साम्राज्य में शिलालेखों व स्तंभलेखों के माध्यम से प्रसारित किया, जिससे मौर्य शासन अधिक मान। कलिंग का युद्ध इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इसने अशोक को चक्रवर्ती सम्राट से धर्मानुयायी शासक में रूपांतरित किया। काकोरी कांड 1925 में क्रांतिकारियों ने किस पैसेंजर ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा था? सही विकल्प है विकल्प सी सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया था। उन्होंने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को काकोरी स्टेशन के करीब रोककर सरकारी खजाने से भरी तिजोरियां लूटी। उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार और संगठन चलाने के लिए धन जुटाना था।
यह घटना ब्रिटिश सरकार को झकझोरने वाली साबित हुई और इसने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी धड़े का मनोबल बढ़ाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नाम क्या था? सही विकल्प है विकल्प सी मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, जिसे प्यार से लोग मनु कहकर बुलाते थे। विवाह के समय झांसी के महाराजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और तब वे लक्ष्मीबाई कहलाई। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी वीरता और नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया, परंतु उनका वास्तविक जन्म नाम मणिकर्णिका ही था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना किस स्थान पर की थी? सही विकल्प है विकल्प बी सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। इसका उद्देश्य विदेशी धरती पर एक स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापित कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वैश्विक समर्थन जुटाना था। इसी दिन बोस ने खुद को प्रधानमंत्री एवं सेनापति घोषित किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना इन्हें को औपचारिक रूप से इस सरकार की सैन्य शाखा बनाया। सिंगापुर उस समय जापानी नियंत्रण में था, जिसने बोस को राजनीतिक सैन्य मंच प्रदान किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्राष्ट्रीय आयाम का महत्वपूर्ण प्रतीक बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में किस वर्ष घटित हुआ था? सही विकल्प है विकल्प ए 1919। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस क्रूर घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में व्यापक रोष व आक्रोश फैलाया। इसके बाद गांधी जी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया, जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता को और मजबूत किया। 1765 की इलाहाबाद संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के किस अधिकारी के साथ की थी? सही विकल्प है विकल्प बी रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि से शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार कंपनी को सौंप दिया, जबकि बदले में कंपनी ने सम्राट को वार्षिक पेंशन व अवध के नवाब को सैन्य सहायता देने का वचन दिया। यह संधि अंग्रेजों की राजनीतिक आर्थिक पकड़ मजबूत करने वाली पहली औपचारिक व्यवस्था थी, जिसने भारत में कंपनी राज की नींव पक्की की। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित हुई थी? सही विकल्प है विकल्प ए 1946। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान भवन वर्तमान संसद भवन में आयोजित हुई। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। पहली बैठक से ही संविधान निर्माण की विस्तृत प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगे और 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से पैदल चलकर किस तटीय गांव पहुंचे थे? सही विकल्प है विकल्प सी दांडी। नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 साथियों सहित 24 दिन की 240 किमी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल 1930 को वे गुजरात के समुद्र
तटीय गांव दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का शांतिपूर्ण उल्लंघन किया। यह घटना नागरिक अवज्ञा आंदोलन की प्रतीक बनी, जिसने देशभर में उपनिवेशी शासन के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन को प्रेरित किया। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? सही विकल्प है विकल्प बी डॉ राजेंद्र प्रसाद। डॉ राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के अध्यक्ष और गांधी जी के करीबी सहयोगी थे। राष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार चुने जाने वाले वह अब तक के एकमात्र व्यक्ति हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की संस्थाओं की नींव को सुदृढ़ किया गया और नई सरकार की प्रशासनिक रूपरेखा को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया गया, जिससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को स्थिरता व दिशा मिली। दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला पहला सुल्तान कौन माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का प्रमुख सेनापति था। गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में उसने दिल्ली को राजधानी बनाकर स्वाधीन रूप से शासन शुरू किया, जिससे दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ माना जाता है। ऐबक ने तुर्क शासन की आधारशिला रखी, कई विजय अभियानों में सफलता पाई और स्थापत्य में भी योगदान दिया, जैसे दिल्ली का कुतुब मीनार परिसर। बाद में इल्तुतमिश ने सल्तनत को विस्तार और स्थायित्व दिया, परंतु संस्थापक का श्रेय ऐबक को ही जाता है। भारत की पहली यात्री रेल सेवा बॉम्बे मुंबई से ठाणे के बीच किस वर्ष शुरू हुई थी? सही विकल्प है विकल्प डी 1853। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर लंबी पहली भारतीय यात्री ट्रेन बोरीबंदर, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे तक चली। 3 भाप इंजनों साहिब, सिंध और सुल्तान ने इसे खींचा। ये घटना औद्योगिक युग के आगमन की प्रतीक बनी तथा देश भर में रेल मार्ग विस्तार की राह खोल दी। आगे चलकर रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था व सामाजिक संपर्क का अहम आधार बन गया। इस मील के पत्थर ने भारत में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की मजबूत नींव रखी। चोल शासक राजराजा प्रथम ने थंजावुर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? सही विकल्प है विकल्प बी बृहदीश्वर मंदिर। राजराजा प्रथम राजराज चोल ने लगभग 1010 में थंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर चोल वास्तुकला की उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और इसे बिग टेम्पल भी कहा जाता है। पत्थर से बने 200 फुट ऊंचे शिखर, विशाल नंदी प्रतिमा और सटीक वास्तु गणना इसकी खासियत है। बाद में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। मंदिर के निर्माण से राजराजा ने अपनी शक्ति, धार्मिक भक्ति और कला संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला निर्णायक युद्ध कौन सा था? सही विकल्प है विकल्प सी पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। बाबर की तोफाना और तुर्की घुड़सवार तकनीक ने लोदी की पारंपरिक सेना को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार करते हुए भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की, जो लगभग 3 शताब्दियों तक चला। पानीपत की इस लड़ाई को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत के युग का अंत और मुगल युग की शुरुआत सुनिश्चित की। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने वाला गुप्त राजवंश का कौन सा सम्राट माना जाता है? सही विकल्प है विकल्प सी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल को सामान्यतः भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसका उत्कर्ष चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में देखने को मिलता है। उनके समय में राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि, विज्ञान, कला, साहित्य और वास्तुकला का अद्भुत विकास हुआ। उज्जैन
और पाटलिपुत्र जैसे नगर व्यापार व संस्कृति के केंद्र बने। प्रसिद्ध कवि कालिदास, विद्वान अमर सिंह तथा गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी युग में सक्रिय थे। लोहे के उत्कृष्ट स्तंभ, सोने चांदी के सिक्के और चीन रोम तक के व्यापारिक संपर्क साम्राज्य की संपन्नता दर्शाते हैं। इन उपलब्धियों के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक द्वारा प्रारंभ कराया गया था? सही विकल्प है विकल्प सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ई में शुरू करवाया था। वह गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ऐबक ने मीनार की पहली मंजिल बनवाई, जबकि उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने शेष 3 मंजिलें पूर्ण कराईं। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत और 5वीं मंजिल जोड़ने का काम किया। मीनार लाल और बलुए पत्थर से बनी है तथा विजय स्तंभ के रूप में इस्लामी सत्ता की स्थापना का प्रतीक मानी जाती है। मौर्य वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? सही विकल्प है विकल्प सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध के नंद वंश को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की रणनीति और मार्गदर्शन से उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीक शासकों को पराजित किया तथा सिंधु से बंगाल तक विस्तृत क्षेत्र को एकजुट किया। पहली बार भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन विकसित हुआ, जिसमें कर व्यवस्था, सुदृढ़ सेना और जासूसी तंत्र शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वारा रखी गई इस मजबूत आधारशिला पर ही बाद में सम्राट अशोक ने विशाल और संगठित राज्य का विस्तार किया। इसलिए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन 1885 में किस शहर में हुआ था? सही विकल्प है विकल्प बी, मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 31 दिसंबर 1885 को बम्बई अब मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। ह्यूम ने इसकी पहल की और अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की नींव डाली, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। इस अधिवेशन ने देशभर के नेताओं को एक साझा मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद में कौन सा प्रसिद्ध किला बनवाया था, जिसे उसकी लाल पत्थरों की ऊंची दीवारों के लिए जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प डी, लाल किला, दिल्ली। शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाया और यही लाल बलुआ पत्थर से विशाल दुर्ग का निर्माण कराया, जो लाल किला कहलाता है। 1648 में संपन्न ये किला मुगल साम्राज्य की नई राजधानी का मुख्य प्रतीक बना। इसकी प्राचीरें, दीवाने आम, दीवाने हास, मोती मस्जिद और शानदार वास्तुकला इसे अद्वितीय बनाती है। लाल रंग की ऊंची दीवारों के कारण ही इसे लाल किला नाम मिला। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज यहीं फहराते हैं, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। सन 1875 में आर्य समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी? सही विकल्प है विकल्प डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई अब मुंबई में आर्य समाज की नींव रखी। उनका उद्देश्य वैदिक आदर्शों पर आधारित सामाजिक धार्मिक सुधार करना था। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेद व बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा स्वाधीनता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय समाज में आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही विकल्प है विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस।
त्रिपुरी मध्य प्रदेश में 1939 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं पट्टाभी सीतारमैया के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा हुई। महात्मा गांधी ने सीतारमैया का समर्थन किया था, फिर भी बोस 95 मतों से विजयी रहे और अध्यक्ष बने। इस परिणाम से कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेद उभरे, जिनके चलते आगे चलकर बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। त्रिपुरी अधिवेशन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति को प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर चलाया था? सही विकल्प है विकल्प ए चंपारण। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों को नील खेती के अनुबंधों से भारी शोषण झेलना पड़ रहा था। उनकी पुकार पर महात्मा गांधी वहां पहुंचे और सत्याग्रह का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण प्रतिरोध, सत्य तथा अहिंसा के बल पर उन्होंने अधिकारियों से जमींदारों के अन्यायी करार रद्द करवाए। इस पहली सफलता ने गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर जननेता के रूप में स्थापित किया और सत्याग्रह को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य रणनीति बना दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा किस भारतीय नेता ने दिया था? सही विकल्प है विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। उन्होंने 1906 के आसपास स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के दौरान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का जोशीला नारा दिया। यह वाक्य उस दौर के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का एक प्रमुख साधन बना। तिलक ने केसरी और मराठा जैसे अखबारों के माध्यम से जनता को स्वराज की आवश्यकता समझाई। उनके इस नारे ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ बसाई थी? सही विकल्प है विकल्प डी हम्पी। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हम्पी को अपनी राजधानी चुनकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। प्राकृतिक चट्टानों से घिरा यह क्षेत्र आसानी से सुरक्षित किया जा सकता था और व्यापारिक मार्गों के नजदीक होने के कारण समृद्धि के अनुकूल था। हम्पी जल्द ही दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केंद्र बन गया, जहां स्थापत्य कला, संगीत और साहित्य ने अभूतपूर्व विकास देखा। यही कारण है कि विजयनगर साम्राज्य के वैभव का प्रतीक आज भी हम्पी के ध्वंसावशेषों में झलकता है। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी? सही विकल्प है विकल्प ए कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम 415-455 ईस्वी के शासनकाल में हुई थी। यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जो बौद्ध शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चीनी यात्री वेन सांग और इत्सिंग ने भी यहाँ अध्ययन किया था। इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही विकल्प है विकल्प सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। विद्रोह की शुरुआत में उन्होंने संयम बरतने की नीति अपनाई, लेकिन बाद में कड़ी कार्रवाई हुई। उनके कार्यकाल में ही ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन का नियंत्रण ले लिया और 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बाद वे भारत के पहले वायसराय भी बने। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? सही विकल्प है विकल्प सी 1576।
हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ, जो एक संकरी घाटी है। इस युद्ध को इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई के रूप में जाना जाता है, हालांकि इसका कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सही विकल्प है विकल्प बी 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र 24 तीलियों वाला है। यह चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। प्रत्येक तीली जीवन के एक सिद्धांत या धर्म के पहलू को दर्शाती है। यह चक्र न्याय, नैतिकता और गतिशील प्रगति का प्रतीक है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा स्वीकार किया गया था। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सही विकल्प है विकल्प ए चाणक्य कौटिल्य। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण कृति है, जो मौर्य साम्राज्य के दौरान लिखी गई थी। इसमें राज्य चलाने के सिद्धांत, कर व्यवस्था, न्याय और युद्ध नीति जैसे विषयों का विस्तृत वर्णन है। भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? सही विकल्प है विकल्प बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थीं। उन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। वह इल्तुतमिश की पुत्री थीं और उन्होंने अपने भाइयों की अयोग्यता के कारण सिंहासन संभाला। उन्होंने योग्यता के आधार पर पद दिए और पर्दा प्रथा का विरोध किया। हालांकि अमीरों के विद्रोह के कारण उनका शासन अल्पकालिक रहा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही विकल्प है विकल्प बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के दौरान हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर इसे जन आंदोलन का रूप दिया, जिसमें देशभर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? सही विकल्प है विकल्प डी कुषाण शासक विमकरफेसेस। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक विमकरफेसेस ने जारी किए थे। कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया से उत्पन्न हुआ था और भारत के उत्तरी भागों में शासन किया। विमकरफेसेस ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, जिन पर उनकी छवि और ग्रीक व खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित थे। ये सिक्के व्यापार और आर्थिक लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और कुषाणों की आर्थिक समृद्धि को दर्शाते थे। प्राचीन भारत में महाभारत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही विकल्प है विकल्प ए महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध का वर्णन है। वेदव्यास ने इसे लिखकर भारतीय साहित्य और दर्शन में अमूल्य योगदान दिया। इस ग्रंथ में भगवद गीता जैसे महत्वपूर्ण अध्याय भी शामिल हैं, जो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में गिने जाते हैं। प्राचीन भारत में रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही विकल्प है विकल्प सी वाल्मीकि। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया और यह प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों में से एक है। रामायण में भगवान राम के जीवन, उनके वनवास, सीता हरण और रावण के साथ युद्ध की कथा विस्तार से वर्णित है।
वाल्मीकि को आदिकवि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे संस्कृत साहित्य के पहले कवि माने जाते हैं। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया? सही विकल्प है विकल्प ए सिकंदर महान। सिकंदर महान अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। वह मकदूनिया का शासक था और उसने पश्चिमोत्तर भारत में सिंधु नदी के तट तक अपना अभियान चलाया। उसने राजा पोरस को हराने के बाद व्यास नदी के पास अपनी सेना के विद्रोह के कारण आगे बढ़ना बंद कर दिया। यह भारत पर पहला दर्ज विदेशी आक्रमण माना जाता है। प्राचीन भारत में शून्य की अवधारणा का आविष्कार किसने किया था? सही विकल्प है विकल्प सी ब्रह्मगुप्त। शून्य की अवधारणा का विकास प्राचीन भारत में हुआ था। ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य के गणितीय नियमों को परिभाषित किया था। उन्होंने शून्य के साथ जोड़, घटाव, गुणा और भाग के नियम स्थापित किए। यह भारतीय गणित की दुनिया को दी गई एक महत्वपूर्ण देन थी जिसने आधुनिक गणित के विकास में मूलभूत योगदान दिया। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? सही विकल्प है विकल्प सी साबरमती नदी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे की थी। यह आश्रम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना और गांधी जी ने यहाँ से दांडी मार्च जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों की शुरुआत की। इस स्थान को अब गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है और यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी किस धार्मिक संत के सम्मान में बसाई गई थी? सही विकल्प है विकल्प डी शेख सलीम चिश्ती। अकबर ने संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति के बाद उनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। ये नगर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे और अकबर उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखते थे। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक हैं। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? सही विकल्प है विकल्प डी महाजनपदों के शासक। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के महाजनपद काल के शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ये सिक्के आमतौर पर चांदी के बने होते थे और इन्हें पन या करशापन कहा जाता था। इन सिक्कों पर विभिन्न प्रतीक चिन्ह अंकित होते थे जो उस काल की आर्थिक गतिविधियों और शासकीय प्रतीकों को दर्शाते थे। यह मुद्रा प्रणाली व्यापार और लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही विकल्प है विकल्प बी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया था। यह हिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था जिसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए नमक कानून को तोड़ना था। ब्रिटिश शासन में नमक बनाने और बेचने पर एकाधिकार था और उस पर कर लगाया गया था। गांधी जी ने 24 दिनों तक चले इस मार्च के अंत में दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया जिससे पूरे देश में व्यापक विरोध की लहर पैदा हुई। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? सही विकल्प है विकल्प सी अजातशत्रु। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की स्थापना हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु ने लगभग 490 ईसा पूर्व में की थी। ये नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था और बाद में मौर्य साम्राज्य की राजधानी बना। इसका रणनीतिक स्थान व्यापार और प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अजातशत्रु ने इसे एक किलेबंद नगर के रूप में विकसित किया
जो समय के साथ भारत के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों में से एक बन गया। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू किया था? सही विकल्प है विकल्प सी 1930। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। ये नमक कानून तोड़ने के लिए एक शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 24 दिनों की पदयात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधीजी ने दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का विरोध किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस वर्तमान देश में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प ए पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। ये विश्वविद्यालय लगभग 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा और इसे दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। यहाँ चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और राजनीति शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही विकल्प है विकल्प डी 1336 ई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी। ये दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था, जिसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य कला, साहित्य और वास्तुकला के विकास के लिए प्रसिद्ध रहा। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शहर में स्थापित हुई थी? सही विकल्प है विकल्प डी गोवा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। इस प्रेस का उपयोग धार्मिक और ईसाई धर्म से संबंधित सामग्री छापने के लिए किया जाता था। यह भारत में मुद्रण कला की शुरुआत का प्रतीक है और इसने देश में ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में अपना पहला महत्वपूर्ण युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? सही विकल्प है विकल्प बी इब्राहिम लोदी। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस विजय के माध्यम से उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था और उसकी हार ने भारत में मुगल शासन का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? सही विकल्प है विकल्प डी 1853। भारत में पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह लाइन लगभग 34 किलोमीटर लंबी थी और इसे ब्रिटिश कंपनियों द्वारा विकसित किया गया था। इसने भारत में परिवहन क्रांति की शुरुआत की और आर्थिक व सामाजिक बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया। प्राचीन भारत में महाजनपद काल में कितने प्रमुख जनपदों का उल्लेख मिलता है? सही विकल्प है विकल्प ए 16। प्राचीन भारत में महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें मगध, कोसल, वत्स, अवंती, गांधार और कुरु जैसे प्रसिद्ध जनपद शामिल थे। ये जनपद भारतीय इतिहास में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र थे। भारत में प्रथम बार डाक टिकट किस वर्ष जारी किए गए थे? सही विकल्प है विकल्प सी 1854। भारत में पहला डाक टिकट 1854 में जारी किया गया था। इसे सिंध डाक के नाम से जाना जाता था।
और इस पर महारानी विक्टोरिया का चित्र था। यह टिकट अंग्रेजी शासन के दौरान डाक सेवाओं के व्यवस्थितीकरण का हिस्सा था। इसकी शुरुआत ने भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की नींव रखी और संचार को सुगम बनाया। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के दौरान किसने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही विकल्प है विकल्प बी, बेगम हजरत महल। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को अवध का शासक घोषित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नेपाल चली गईं, जहां उनकी मृत्यु हुई। प्राचीन भारत में महावीर जयंती किस धर्म के संस्थापक के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है? सही विकल्प है विकल्प बी, जैन धर्म। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 में वैशाली के कुंग्राम में हुआ था। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के 5 महाव्रतों का प्रचार किया। यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। प्राचीन भारत में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? सही विकल्प है विकल्प ए, 16। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख राज्य या क्षेत्र थे, जिनमें मगध, कोशल, वत्स, अवंती आदि शामिल थे। इन महाजनपदों ने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद के साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भारत में सबसे पहली ज्ञात सभ्यता कौन सी थी? सही विकल्प है विकल्प सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और प्रमुख सभ्यता थी। इसकी खोज 1920 के दशक में हुई और ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल थे। यह नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और व्यापार के लिए जानी जाती थी। प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में विद्यमान थे? सही विकल्प है विकल्प सी, सम्राट अकबर। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 विद्वानों और कलाकारों के समूह को नवरत्न कहा जाता था। इनमें बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीउद्दीन जैसी प्रतिभाएं शामिल थीं। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे और उन्होंने अकबर के शासनकाल को सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्राचीन भारत में सातवाहन वंश के शासक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे? सही विकल्प है विकल्प डी, दक्कन के पठारी क्षेत्र में शासन और व्यापारिक गतिविधियों के लिए। सातवाहन वंश ने दक्कन के पठारी क्षेत्र, वर्तमान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लगभग 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने व्यापार, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया और प्रसिद्ध शासक हाला ने गाथा सप्तशती जैसे ग्रंथ की रचना की। उनके सिक्कों पर जहाजों के चित्र भी मिलते हैं, जो समुद्री व्यापार में उनकी रुचि दर्शाते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट के संपादक कौन थे? सही विकल्प है विकल्प सी, जेम्स ऑगस्टस हिकी। बंगाल गजट भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कोलकाता से प्रकाशित किया था। यह समाचार पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की आलोचना के लिए जाना जाता था, जिसके कारण हिकी को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया और समाचार पत्र बंद हो गया। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में
विद्रोहियों द्वारा किस मुगल बादशाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया था? सही विकल्प है विकल्प डी, बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था। वह अंतिम मुगल बादशाह थे और उन्हें विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। हालांकि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया और बादशाह को निर्वासित कर दिया। ये घटना भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी। मुगल साम्राज्य के किस शासक ने दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी? सही विकल्प है विकल्प सी, अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही नामक एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना की थी। यह विभिन्न धर्मों जैसे इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और जरथुस्त्र धर्म के तत्वों को मिलाकर बनाया गया एक सिंथेटिक धर्म था। इसका उद्देश्य विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना और एक सामान्य नैतिक कोड प्रदान करना था। हालांकि यह धर्म अकबर की मृत्यु के बाद लगभग समाप्त हो गया और इसके बहुत कम अनुयायी थे। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किस विदेशी राजदूत ने भारत का दौरा किया था? सही विकल्प है विकल्प सी, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर भारत का दौरा किया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण लिखा। यह प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की? सही विकल्प है विकल्प डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक ने 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत पर सफल आक्रमण किया। उसने देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड्य साम्राज्यों को हराकर उत्तरी भारत के बाहर पहली बार मुस्लिम शासन का विस्तार किया। इससे दक्षिण के संपदा और संसाधनों तक पहुंच बनी, जिसने दिल्ली सल्तनत की आर्थिक और सैन्य शक्ति को मजबूत किया। प्राचीन भारत में विक्रमादित्य की उपाधि से किस राजा को जाना जाता है? सही विकल्प है विकल्प ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के एक महान शासक थे। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। उनके काल को साहित्य, कला और विज्ञान का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके दरबार में 9 विद्वान नवरत्न थे, जिनमें कालिदास और वराहमिहिर जैसे महान व्यक्ति शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी सैन्य सफलताओं और प्रशासनिक कुशलता के कारण यह उपाधि प्राप्त की। भारत में प्रथम सफल स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले मंगल पांडे किस सैन्य छावनी से संबंधित थे? सही विकल्प है विकल्प डी, बैरकपुर। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद थे और वह बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसने बाद में व्यापक स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। उनके इस साहसिक कदम ने देश भर में क्रांति की चिंगारी फैला दी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के दौरान किसने झांसी का नेतृत्व किया था? सही विकल्प है विकल्प बी, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष किया। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना का साहसपूर्वक मुकाबला किया और अंततः वीरति को प्राप्त हुई। उनका योगदान भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नायिका के रूप में याद किया जाता है। प्राचीन भारत में सांची स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? सही विकल्प है विकल्प ए, सम्राट अशोक।
सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ करवाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत में कई स्तूपों का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप अपनी सुंदर नक्काशी और तोरणद्वारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो बौद्ध कला एवं वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? सही विकल्प है विकल्प डी, क्योंकि यह भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए भेजा गया था। इस आयोग के सभी 7 सदस्य ब्रिटिश थे, जिसके कारण पूरे देश में इसका जोरदार विरोध हुआ। भारतीयों ने इसे एक राष्ट्रीय अपमान माना और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। इस विरोध ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई गति प्रदान की। प्राचीन भारत में गुप्त वंश के किस शासक को कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था? सही विकल्प है विकल्प ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक प्रतापी शासक थे, जिन्हें कविता और संगीत में गहरी रुचि थी। उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों और काव्य प्रतिभा के कारण ही उन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। उनके दरबार में कई विद्वान और कवि थे और उन्होंने स्वयं भी कविताएं लिखीं। समुद्रगुप्त एक महान विजेता भी थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही विकल्प है विकल्प ए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1774 से 1785 तक इस पद पर कार्य किया। उनके कार्यकाल में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, राजस्व व्यवस्था में सुधार और प्रादेशिक विस्तार की नींव रखी गई। हेस्टिंग्स ने कई युद्धों का नेतृत्व किया और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, जिसने ब्रिटिश शासन को संगठित रूप दिया। प्राचीन भारत में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? सही विकल्प है विकल्प सी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंग्राम में हुआ था। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे 5 महाव्रतों का प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं ने जैन धर्म को एक संगठित रूप दिया और उन्हें धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में प्रथम साम्राज्यवादी युद्ध के दौरान किस भारतीय राज्य ने अंग्रेजों का साथ दिया था? सही विकल्प है विकल्प डी हैदराबाद। साम्राज्यवादी युद्ध 1756-1763 के दौरान हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था। निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वितीय ने फ्रांसीसियों के बजाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन किया, जिससे अंग्रेजों को दक्षिण भारत में रणनीतिक लाभ मिला। इस निर्णय ने हैदराबाद को ब्रिटिश संरक्षण प्रदान किया और भविष्य के राजनीतिक समय। प्राचीन भारत में महाबोधि मंदिर किस धार्मिक स्थल में स्थित है? सही विकल्प है विकल्प डी बोधगया। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, जो बिहार राज्य में है। यह एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह स्थल बौद्ध धर्म के इतिहास और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? सही विकल्प है विकल्प बी। आयोग का गठन बिना भारतीयों की सहमति के किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। भारतीयों ने
इसे राष्ट्रीय अपमान माना, क्योंकि भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने वाले इस आयोग में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसके परिणामस्वरूप पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। प्राचीन भारत में सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्मारक है? सही विकल्प है विकल्प सी, बौद्ध धर्म। सांची स्तूप बौद्ध धर्म का एक प्रमुख स्मारक है जो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह स्तूप बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया था और बौद्ध धर्म की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके चारों ओर बनी तोरणद्वार बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाते हैं। भारत में साल्ट मार्च नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? सही विकल्प है विकल्प ए, 1930। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह यात्रा शुरू की। ये अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में था, जिसके तहत भारतीयों को नमक बनाने या बेचने की मनाही थी। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया और दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? सही विकल्प है विकल्प डी, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। अंग्रेजी सेना में नई एनफील्ड राइफल्स में प्रयुक्त कारतूसों को सूअर और गाय की चर्बी से लिप्त माना जाता था, जिसे सैनिकों को दांतों से काटना पड़ता था। यह हिंदू और मुसलमान सैनिकों के धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध था, जिससे व्यापक रोष फैला और यह विद्रोह का सीधा कारण बना। भारत में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? सही विकल्प है विकल्प डी, राजागृह। प्रथम बौद्ध संगीति महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। यह महत्वपूर्ण सम्मेलन राजागृह, वर्तमान बिहार के राजगीर में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित और सुनिश्चित किया। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और इसमें आनंद व उपाली जैसे प्रमुख शिष्यों ने भाग लिया। संगीति का उद्देश्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और नियमों को स्थापित करना था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी? सही विकल्प है विकल्प ए, गोवा। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा 1556 में गोवा में स्थापित किया गया था। इस प्रेस का उपयोग धार्मिक और ईसाई साहित्य छापने के लिए किया जाता था। यह भारत में मुद्रण क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था और बाद में अन्य यूरोपीय कंपनियों ने भी देश के विभिन्न हिस्सों में प्रेस स्थापित किए। प्राचीन भारत में महाजनपद काल में वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? सही विकल्प है विकल्प ए, कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज के निकट स्थित है। ये प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख राज्य था। कौशाम्बी व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था तथा बुद्ध के समय में इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ के शासक उदयन की कथाएं प्रसिद्ध है। मुगल साम्राज्य के किस शासक को जिंदा पीर जीवित संत के नाम से भी जाना जाता था? सही विकल्प है विकल्प बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी क्योंकि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और अपने जीवन में बहुत ही सादगी और धार्मिक अनुशासन का पालन करता था। उसने इस्लामिक कानूनों को सख्ती से लागू किया और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी धार्मिक नियमों का कड़ाई से पालन किया, जिसके कारण उसे यह उपनाम मिला। हालांकि उसकी नीतियों ने साम्राज्य में धार्मिक तनाव भी पैदा किया। भारत में सबसे पहला सोने का सिक्का किस राजवंश द्वारा जारी किया गया था? सही विकल्प है
विकल्प सी कुषाण वंश। कुषाण वंश ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासकों ने रोमन और यूनानी सिक्कों से प्रेरित होकर उच्च शुद्धता वाले स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। इन सिक्कों पर शासकों के चित्र और ग्रीक, फारसी व भारतीय देवताओं की छवियां अंकित होती थीं। यह मुद्रा प्रणाली व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? सही विकल्प है विकल्प डी, जौ और गेहूं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें जौ और गेहूं थीं। ये अनाज उनके आहार का प्रमुख हिस्सा थे। इसके अलावा वे तिल, खजूर और कपास भी उगाते थे। कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी और उन्होंने सिंचाई के लिए उन्नत तरीके विकसित किए थे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के दौरान किस शहर को विद्रोहियों ने अपनी राजधानी घोषित किया था? सही विकल्प है विकल्प बी, दिल्ली। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। दिल्ली को विद्रोहियों की राजधानी बनाया गया, जहां से समन्वित प्रतिरोध का संचालन हुआ। यह निर्णय प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मुगल साम्राज्य की पुरानी प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करता था और विद्रोह को एक केंद्रीय नेतृत्व प्रदान करता था। प्राचीन भारत में महाजनपद काल में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार और झारखंड के क्षेत्र में स्थित था? सही विकल्प है विकल्प डी, मगध। मगध महाजनपद प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, जो वर्तमान बिहार और झारखंड के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी आरंभ में राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध ने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का केंद्र बना। इस क्षेत्र ने भारतीय इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के दौरान किसने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही विकल्प है विकल्प सी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के दौरान अवध क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कद्र को सिंहासन पर बैठाकर अंग्रेजों का विरोध जारी रखा और लखनऊ में संघर्ष का नेतृत्व किया। वह विद्रोह की एक प्रमुख प्रतीक बनी और अंततः नेपाल चली गईं, जहां उनकी मृत्यु हुई। भारत में सबसे पहले बनी रेलवे लाइन किन 2 शहरों के बीच थी? सही विकल्प है विकल्प ए, मुंबई से थाने। भारत की पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तब बॉम्बे से थाने के बीच चलाई गई थी। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। इस ऐतिहासिक यात्रा में 14 डिब्बों वाली ट्रेन ने लगभग 400 यात्रियों को लेकर सफर तय किया था। इस घटना ने भारत में रेलवे के युग की शुरुआत की और परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता के दौरान प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? सही विकल्प है विकल्प डी, वैदिक संस्कृत। वैदिक सभ्यता के दौरान वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। यह भाषा ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों की मुख्य भाषा थी और इसमें देवताओं की स्तुति, यज्ञ विधियों तथा दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। आधुनिक संस्कृत भाषा का विकास वैदिक संस्कृत से ही हुआ है। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? सही विकल्प है विकल्प बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माना जाता है। उन्होंने 1774 से 1785 तक इस पद पर कार्य किया
उनके कार्यकाल में ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे की नींव रखी गई और कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। हालांकि बाद में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनका महाभियोग भी हुआ, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। मुगल वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा स्मारक है? सही विकल्प है विकल्प ए ताजमहल। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632-1653 के बीच अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे सफेद संगमरमर से बना है और इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसकी सुंदरता, समृद्ध डिजाइन और पच्चीकारी के लिए इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के दौरान बैरकपुर छावनी में विद्रोह करने वाले सैनिक किस रेजिमेंट से संबंधित थे? सही विकल्प है विकल्प ए 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने विद्रोह किया, जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। ये घटना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का एक प्रमुख संकेत मानी जाती है। मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके कारण बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। भारत में सबसे पहला सिक्का किस धातु का बना था? सही विकल्प है विकल्प सी तांबा। भारत में सबसे पहले सिक्के तांबे के बने थे, जिन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता है। ये सिक्के लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलन में आए और इन पर विभिन्न प्रतीक अंकित होते थे। ये सिक्के मुख्य रूप से व्यापार और लेनदेन के लिए उपयोग किए जाते थे और प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? सही विकल्प है विकल्प बी गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासनकाल में हुई थी। इसे सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किया था। ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र था, जहां दुनिया भर से छात्र अध्ययन के लिए आते थे। इसकी ख्याति बौद्ध धर्म के साथ साथ विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा के लिए थी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान किस शहर को विद्रोहियों ने अपनी राजधानी घोषित किया था? सही विकल्प है विकल्प सी दिल्ली। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ विद्रोहियों ने एक केंद्रीय नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास किया, हालांकि अंततः अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही विकल्प है विकल्प बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे अब मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, जो एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों की राजनीतिक और सामाजिक आकांक्षाओं को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। शुरुआत में यह एक उदारवादी संगठन था, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख अंग बना। प्राचीन भारत में अशोक चक्र किस स्तंभ पर अंकित है, जो आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है? सही विकल्प है विकल्प ए सारनाथ स्तंभ। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति के नीचे अशोक चक्र अंकित है। ये चक्र धर्मचक्र का प्रतीक है, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन को दर्शाता है। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इसे शामिल किया गया, जो न्याय और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान किस नेता को दानापुर का सिंह कहा जाता था? सही विकल्प है विकल्प बी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार के एक प्रमुख विद्रोही नेता थे, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वृद्धावस्था में भी उनकी वीरता और रणनीतिक कौशल के कारण उन्हें दानापुर का सिंह उपनाम दिया गया। उन्होंने आरा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतिम समय तक लड़ते रहे। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही विकल्प है विकल्प बी रबींद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया गया। रबींद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता। प्राचीन भारत में वैदिक सभ्यता के दो प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? सही विकल्प है विकल्प ए ऋग्वेद और सामवेद। वैदिक सभ्यता के चार प्रमुख वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है, जिसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में संगीतमय मंत्रों का संग्रह है। रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं, जो वैदिक काल के बाद की रचनाएं मानी जाती हैं। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं, जबकि अर्थशास्त्र और मनुस्मृति क्रमशः राजनीति और कानून से संबंधित ग्रंथ हैं। भारत में सबसे पहला मुगल सम्राट कौन था? सही विकल्प है विकल्प ए बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। बाबर तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे और उन्होंने भारत में मुगल शासन की नींव रखी। उनका जन्म मध्य एशिया के फरगना क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो उस समय के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है।